जय हिंद दोस्तों, अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम पढ़ाएंगे पदखंड के 500 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। सबसे पहला चैप्टर है करवक। करवक चैप्टर से जितने भी प्रश्न पिछले साल पूछे गए हैं सभी प्रश्न का सॉल्यूशन करवाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर है एक, चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो चित्ररेखा किसकी है? तो मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, जायसी का जन्म स्थान है? तो जायसी का जन्म स्थान जायस के कब्र मेठी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुआ था? तो लगभग में हुआ था 1548 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जैसी कवि हैं तो प्रेम के पीर के कवि थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, करवक के कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जैसी कविता कौन सी है? तो मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है? तो करवक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था? तो 1492 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1492 में हुआ था। मलिक मोहम्मद जैसी जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था, जयास के कब्र अमेठी में, उत्तर प्रदेश में हुआ था। जैसी किस तरह के कवि थे? तो सूफी कवि थे। कैसी कवि थे? सूफी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसी के पिता का नाम क्या था? मलिक शेख ममरेज था। मलिक शेख अमरेज नहीं होगा, मलिक शेख ममरेज होगा। क्या होगा? ममरेज होगा, क्योंकि हमने बहुत रिसर्च किया है, एनसीईआरटी से देख करके पूरा आपको सही सही बता रहे हैं, ठीक। तो मलिक शेख ममरेज हो जाएगा। तो जैसी थे, जैसी क्या थे? फकीर थे। जैसी जी को क्या थे? फकीर थे। मलिक मोहम्मद जैसी जी क्या थे? फकीर थे। जैसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े हुए थे? तो प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े हुए थे। जैसे प्रेम मार्गी आया तो मलिक मोहम्मद जैसी ही होगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, प्रेम मार्गी की शाखा से थे। तो जैसी की काव्य की भाषा, जैसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? तो कौन सी थी? जैसी की भाषा थी अवधी भाषा थी। कौन सा? अवधी भाषा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसी के काव्य का मुख्य रस क्या था? श्रृंगार रस था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रृंगार रस। जैसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार से जोड़ा था? तो जैसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार से जोड़ा था? तो रक्त की लेई द्वारा, रक्त रूप लेई द्वारा। तो रक्त की लेई द्वारा जैसी जी ने रक्तसेन और पद्मावती की कथा को जोड़ा था। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जैसी जी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा था? किसके द्वारा सींचा था? तो अपने आंसुओं के द्वारा सींचा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। निम्न में कौन सी कृति जैसी की नहीं है? कौन सी नहीं है? तो पद्मावत है, चित्ररेखा है, अखरावट है, लेकिन भक्तमाल नहीं है। भक्तमाल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, जैसी जी का काव्य किस प्रकार का गंभीर एवं व्यापक है? तो किस प्रकार का गंभीर और व्यापक है? तो समुद्र की भांति गंभीर और व्यापक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी जी। कौन थे? मलिक मोहम्मद जैसी जी। करवक कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से करवक लिया गया है? तो पद्मावत से लिया गया है। करवक के रचिता कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं। करवक के रचिता कौन था? मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं। जैसी रचित पद्मावत की भाषा क्या था? पद्मावत जो लिखा गया था कौन सी भाषा में? तो अवधी भाषा में लिखा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2019 में पूछा गया है। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं हम। जैसी रचित पद्मावत की भाषा क्या था? अवधी भाषा था, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर मलिक मोहम्मद जैसी की परंपरा के कवि थे, तो किस परंपरा के कवि थे मलिक मोहम्मद जैसी जी? तो प्रेम संख्यान काव्य परंपरा के थे। प्रेम संख्यान काव्य परंपरा के थे। जैसी जी यानी कि मलिक मोहम्मद जैसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है? तो दर्पण से किया था। किससे किया था? दर्पण से किया था, यानी कि ऐना से किया था। मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि थे? प्रेम मार्गी कवि थे। जैसे प्रेम मार्गी आया तो मलिक मोहम्मद जैसी ही होगा। कौन सी कृति जैसी जी की नहीं है? तो पद्मावत है, आखिरी कलाम है, पद्मावत है, आखिरी कलाम है और अखरावट है, लेकिन मृगावली नहीं है। मृगावली नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत किसकी रचना था? तो मलिक मोहम्मद जैसी जी का। मलिक मोहम्मद जैसी जी का। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? अवधी भाषा में। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2, सूरदास। तो सूरदास चैप्टर, इससे भी जितने भी प्रीवियस ईयर बनेंगे सभी बताएंगे आपको। तो जागे ब्रजराज कुमार कमल कुसुम फुले, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो सूरदास के पद से लिया गया है। सूरदास के पद से लिया गया है। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिही नामक ग्राम में हुआ था। सिही नामक ग्राम में सो से सिही और सो से सूरदास हो जाएगा, ठीक।
हिंदी साहित्य का सूरी किसे कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। सो से सूरी, सो से सूरदास को कहा जाता है। रामवती गो खरखनी में बछड़ा हितधाई यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो सूरदास के पद से ही लिया गया है ये सभी। सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? तो किनकी अभिरुचि थी? सूरदास जी की थी। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है? सूरदास जी हैं। कृष्ण जी से जुड़े हुए कौन से कवि थे? तो सूरदास जी ही थे। कौन से थे? सूरदास। सूरदास की कौन सी रचना है? तो कौन सी रचना है? सूरसागर है। सो से सूरदास, सो से सूरसागर हो जाएगा। सूरदास किस भक्ति के कवि थे? तो कृष्ण भक्ति। जैसे कृष्ण जी का नाम आया तो सूरदास ही होगा, ठीक, तो कृष्ण जी हो जाएगा, कृष्ण भक्ति। अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 9। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? तो ये 21 में 22 में पूछा गया है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। ब्रज भाषा थे, ब्रज भाषा से थे। तो सूरदास कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए थे और कृष्ण भगवान जो ब्रज भाषा से जुड़े हुए थे, इसीलिए सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? तो ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? तो वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि सूरदास को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूरदास किस धारा के कवि थे? कृष्ण सराई, कृष्ण सराई यानी कि कृष्ण धारा के ही कवि थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन करते थे? नंद की गोद में बैठकर भोजन करते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? तो प्रस्तुत प्रथम पद में दो पद था, तो प्रथम पद में कृष्ण को किससे सूचना दी जाती है? तो किससे करता है? भोर होने का प्रमाण दिया जाता है प्रस्तुत प्रथम पद में। फिर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल के कवि थे। कृष्ण के भक्ति में मगन रहते थे। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? साहित्य लहरी है सूरदास का, सूरसागर है, सूरसरावली है, लेकिन सतसई नहीं है। सतसई नहीं है लेकिन साहित्य लहरी है, सूरसागर है और सूरसरावली है, लेकिन साहित्य सतसई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। यहाँ बोल रहा है नहीं है, ठीक। अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 16। तो कौन सी रचना सूरदास की है? तो सूरसागर किसकी है? सूरदास के। सो से सूरसागर, सो से सूरदास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूरदास किस चीज़ की भूख है? तो सूरदास जी को कौन सी चीज़ की भूख थी? कृष्ण जी के जूठन का भूख था, यानी कि कृष्ण जी के भक्ति में मगन रहते थे। इसे बोलते थे कृष्ण जी का बस जूठा मिल जाए हम प्रसन्न हो जाएंगे, हम धन्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? कृष्ण की जूठन की। सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? अनुमानित जन्म तिथि क्या था? 1478 में अनुमान लगाया गया कि सूरदास का जन्म 1478 में ही हुआ है। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना? तो कृष्ण जी को माना था। मीरा ने प्रियतम किसको माना था? कृष्ण जी को। ये भी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। कछुत खात कछुत धरनी गिरावत छवि निरखत नंद रनिया में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है। कमल कुसुम फूले नाड़ी नर नाड़ी सूर्यश्याम में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो सूरदास जी का है। सूरदास जी का है। 2018-21 में क्वेश्चन पूछा गया है। सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या था? ब्रज भाषा था। जैसे ब्रज भाषा आया सूरदास मार दो। ऑप्शन नंबर बी। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? सूरदास जी के दीक्षा गुरु, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य। कौन थे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वल्लभाचार्य। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? तो पुष्टि मार्ग में हुए थे। कौन से मार्ग में? पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? सी। वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे? तो वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व यानी कि पीछे सूरदास किस भाव के पद गाते थे? तो दैन्य भाव के पद गाते थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सूरसागर किनकी रचना है? किसकी रचना है? तो सूरदास जी की है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये भी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं आप सभी को। तो आप सब जो है ना पूरा मतलब कि हल्का से क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाइए। अब चैप्टर चलते हैं तीसरा। अब तीसरा चैप्टर में आ गए हैं जो तुलसीदास। नाम ले भड़े उधर एक प्रभु दासी दास कहाई। इस पंक्ति शीर्षक कविता है। इस पंक्ति का कौन लिखा है? इस पंक्ति कौन लिखा है? तो तुलसीदास जी लिखे हैं। नाम ले भड़े उधर एक प्रभु दासी दास कहाई। ये पंक्ति कहाँ से लिया गया है? तुलसीदास के पद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। हिंदी का समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है? तो तुलसीदास जी को समन्वयवादी कवि माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है? तो रामचरितमानस इस सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा, रामचरितमानस क्या है? एक महाकाव्य है। क्या है? रामचरितमानस क्या है? महाकाव्य है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनेगा। तुलसीदास
का अस्थाई निवास कहाँ था? तो अस्थाई निवास स्थान कहाँ था? तो काशी था। कहाँ था? काशी था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बरवे रामायण किनकी रचना है? तो बरवे रामायण जो है तुलसीदास जी का है, तुलसीदास जी का है। तो ये भी 2021 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो बरवे रामायण तुलसीदास जी का है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास ने विद्या अध्ययन किए थे? तो 15 वर्ष काशी में रहे थे तुलसीदास जी, तब विद्या अध्ययन किए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तुलसीदास जी ने अपने युग की किन दो साहित्य भाषाओं को अपनाया था? तो अवधी और ब्रज भाषा, दो भाषा अपनाए थे तुलसीदास जी ने अपने युग में। कौन कौन? अवधी भाषा और ब्रज भाषा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु कौन है? तो नरहरिदास जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी 2019 में और 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, IMP है, VVI क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन क्या है? VVI क्वेश्चन है। अब अगर आप क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट में बताते जाइए। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो नरहरिदास जी थे। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तो रत्नावली था। कौन था? रत्नावली था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तुलसीदास जी की माता का क्या नाम था? हुलसी। तुलसी और हुलसी क्या हो जाएगा? हुलसी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? तो 1543 में हुआ था। 3 4 5 लिख देंगे, फिर 1 लगा देंगे। 3 4 5 लिखेंगे, 1 लगा देंगे आगे। तो क्या हो जाएगा? 1543 में हुआ था। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? 1543 में हुआ था। तुलसीदास जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में, यानी कि यूपी में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूपी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर अब चलेंगे 12 में। 12 हो गया, अब 13 में चलते हैं। कहाँ चलते हैं? 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? रामचरितमानस किनकी रचना है? तो तुलसीदास जी का है। क्या है? तुलसीदास जी का है। ये क्या है? महाकाव्य है। तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? तो किस शाखा के थे? राम मार्गी के थे। राम जी से जुड़ा हुआ कौन भक्त थे? तो तुलसीदास जी थे। तो राम मार्गी थे। क्या थे? राम मार्गी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गीतावली किनकी रचना है? तो तुलसीदास जी का है। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें वली लग जाए ना, जिसमें वली या वाली या वली लग जाए तो वो तुलसीदास जी का ही रचना होगा। जिसमें वली लग जाए वो तुलसीदास जी का रचना होगा। तो गीतावली किनकी रचना है? तो तुलसीदास जी का है। किनका है? तुलसीदास जी का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तुलसीदास जी को किस चीज़ की भूख है? तो किस चीज़ की थी? तो राम भक्त की भूख, यानी कि भक्ति की भूख थी। किस चीज़ की थी? भक्ति की भूख थी। तो राम भगवान से जुड़े हुए जो दास थे तुलसीदास जी थे। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं? तो कैसे कवि थे? जातीय महाकवि हैं। कैसे हैं? जातीय महाकवि। ये भी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तुलसीदास ने प्रथम पद में किनकी स्तुति की है? किसकी स्तुति की है? तो सीता जी की है। सीता, माँ सीता की है। तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? तो भक्ति रस की व्यंजना की गई है। तुलसीदास ने भक्ति रस की व्यंजना किया था। तो तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया था? सीता के दासी के दास के रूप में। सीता के दास के रूप में तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय दिया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब है कमटुक अम्ब अवसर पाई। कमटुक मतलब होता है कबहू अम्ब अवसर पाई। अम्ब शब्द का जो प्रयोग किया है माँ सीता जी के लिए किया है। अम्ब शब्द, अम्ब जो है ना, माँ सीता को प्रेजेंट किया है। माँ सीता को अम्ब शब्द से पुकारा गया है प्रथम पाद में। तो अम्ब शब्द किसके लिए किया गया है? माँ सीता के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा। फिर निम्न में कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो दोहावली। वली लग गया ना, वली जिसमें होगा दोहावली, ये किसका होगा? तुलसीदास जी के हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में। कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो विनय पत्रिका। विनय पत्रिका किनका है? ये तुलसीदास जी की है। ठीक, लेकिन सूरसागर, पश्यता और पद्मावती ये नहीं है। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो आखिरी कलम नहीं है। आखिरी कलल नहीं है, लेकिन पार्वती मंगल है, बर्मी बैराग्य संबंधी है और कवितावली, ये सभी तुलसीदास जी की हैं, लेकिन ये नहीं है। तो जो नहीं बोल रहा है तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आखिरी कलाम तुलसीदास जी की रचना नहीं है। कवितावली के रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास जी हैं। कौन है? वली आ गया। तो वली जहाँ आ गया तो वहाँ तुलसीदास जी हो जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। VVI क्वेश्चन है, 2018 में, 20 में और 21 में पूछा गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? तो कवितावली का। ऑप्शन नंबर बी, कवितावली का एक अंग माना जाता है हनुमान बाहु को।
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। रामचरितमानस का प्रधान रस है तो भक्ति रस है। रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है, भक्ति रस है। निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है, तो एक महाकाव्य है। रामचरितमानस क्या है, महाकाव्य है। निम्न इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, तो राधा स्तुति नहीं है, बरमे रामायण है, कवितावली है, गीतावली है। सब वली वली आ गया तो क्या होगा, तुलसीदास जी होगा। बरमे रामायण, रामायण से रिलेट हो गया, ये तुलसीदास जी हो जाएगा। लेकिन राधा स्तुति नहीं है, जो नहीं बोल रहा है यही सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मानस यानी कि रामचरितमानस का रचना समय क्या है, तो संवत 1631 तक। क्या, संवत 1631 तक रामचरितमानस का रचना समय है। रामचरितमानस की भाषा क्या था, तो अवधी भाषा था। ये रामचरितमानस एक महाकाव्य है। महाकाव्य है, क्या है, महाकाव्य, महाकाव्य है। और ये क्या है, ये क्या है, अवधी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में, अवधी भाषा में लिखा गया है। अब चलते हैं चैप्टर, अभी है क्वेश्चन, अभी है, अभी कितना क्वेश्चन है, अभी है यहाँ 32 नंबर क्वेश्चन है। विनय पत्रिका की भाषा क्या था, अंतर्वेदी ब्रज भाषा। विनय पत्रिका जो है अंतर्वेदी ब्रज भाषा से जुड़े थे। किस, अंतर्वेदी ब्रज भाषा। विनय पत्रिका की भाषा था अंतर्वेदी ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश। राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में हुआ था। तुलसीदास का मूल नाम क्या था, राम बोला। जब इसका जन्म हुआ ना, जब तुलसीदास जी के जन्म हुए तो राम नाम लेके ही जन्म हुए थे। जैसे जन्म हुआ तो राम बोला, इसीलिए इसका नाम हो गया राम बोला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे, कौन थे, शेख सनातन। कौन थे, शेष सनातन थे, शेष सनातन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है, तो विनय पत्रिका तुलसीदास जी की है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सी कृति तुलसीदास रचित है, तो तुलसीदास द्वारा रचित कौन सा पत्रिका है, कौन सी कृति है, तो रामचरितमानस। ये क्या है, एक महाकाव्य है, जो कि महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी होगा। कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है, तो पंचवटी नहीं है। पंचवटी नहीं है तो यही होगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन वैराग संदीपनी है, बरवे रामायण है, जानकी मंगल, ये सब क्या है, तुलसीदास की रचना है। लेकिन ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसीदास के पद तुलसीदास की किस कृति से है, किस कृति से लिए गए हैं, तो विनय के पद से लिया गया है। किस कृति से, विनय के पद से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तुलसीदास किस काल के कवि थे, तो भक्ति काल के कवि थे। ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तुलसीदास किस काल के कवि थे, तो भक्ति काल के थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों की है, तो 44 छंदों की है, 4-4। हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों की है, तो 44 छंदों की है। ये भी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 44 छंदों में। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 4, छप्पय। प्रश्न है, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था, तो नाभादास जो था काव्य रचना क्षेत्र था वृंदावन। क्या था, वृंदावन। ये भी 2021 में पूछा गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाभादास की राम भक्त मर्यादा के स्थान पर है। नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर है, तो माधुर्य भाव का पुट था। माधुर्य भाव का क्या था, पुट था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भी पूछा गया है। नाभादास जी किस धारा के संत थे, तो वैष्णव दर्शन के संत थे। वैष्णव दर्शन के संत थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाभादास जी किस धारा के संत थे, वैष्णव दर्शन के संत थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, बीजक के रचिता कौन है, बीजक के रचिता है कबीर दास जी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 में 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। बीजक के रचिता कौन है, कबीर दास जी। तो छप्पय शीर्षक के रचिता कौन है, तो छप्पय शीर्षक के रचिता नाभादास जी हैं। कौन है, नाभादास जी हैं। तो छप्पय नाभादास, कौन, नाभादास जी हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नाभादास कौन सी रचना है, नाभादास की जो कौन सी रचना है, छप्पय है। नाभादास छप्पय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नाभादास किस धारा के कवि थे, तो सद्गुणोपासक राम भक्त धारा, सद्गुणोपासक राम भक्त धारा के नाभादास जी क्या थे, कवि थे। नाभादास किस धारा के कवि थे, सद्गुणोपासक राम भक्त धारा के कवि थे। 2019 में 23 में क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, नाभादास किसके समकालीन थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो तुलसीदास के समकालीन थे। नाभादास किसके समकालीन थे, तो तुलसीदास जी के समकालीन थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, नाभादास का जन्म कब हुआ था, तो 1570 में हुआ था, अनुमानित लगाया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 1570 में, 1570 ईस्वी में नाभादास जी का जन्म हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10, किसकी कविता को सुनकर कवि नभादास सिर झुका लेते हैं? किसकी कविता सुनकर नभादास जी सिर झुका लेते हैं, एकदम झूमने लगते हैं? तो सूरदास जी की कविता जो भी सुनेगा ना मन जो है खुशी से झूमने लगेगा और सिर हिलाते रहेगा। ठीक, तो सूरदास जी का कविता सुनते ही नभादास क्या करते थे? सिर झुका लेते थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कौन सी रचना नभादास की है? तो भक्तमाल। क्या है? भक्त कला, ये भक्त कला है। क्या है? भक्त कला। ऑप्शन नंबर बी। नाभादास की स्थायी निवास कहाँ था? वृंदावन। कहाँ था? वृंदावन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना की गई है? तो छप्पे छंद की व्यंजना की गई है। छप्पे छंद की व्यंजना की गई है। छप्पे कितनी पंक्तियों का छंद होता है? तो 6 पंक्तियों का छंद होता है। कितनी पंक्तियों का होता है? छप्पे 6 पंक्तियों का छंद। छंद में 6 आ रहा है, छो से छंद, 6 से छो। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। सूर के कविता सुनकर कवि सभी क्यों करते हैं? मतलब सूर का कविता सुनकर सभी सिर क्यों हिलाते हैं, यही बोल रहा है। करते हैं तो सिर हिलाते हैं। क्या हिलाते हैं? यहाँ ऐसे पूछा गया है। सूर के कविता को सुनकर सभी क्या करते हैं? तो सिर हिलाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सिर हिलाते हैं। सूर कविता सुन कौन कवि में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कबीर किसके भेद नहीं करते? किसमें भेद नहीं करते? कबीरदास जी जो थे किससे भेद नहीं करते थे? हिंदू और मुसलमानों से भेद नहीं करते थे। इसमें भेद नहीं करेंगे हम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है, नभादास में जाति और पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के छप्पे में किया जाता है? मतलब कि नभादास में जाति और पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के छप्पे में किया है? तो कबीरदास के छप्पे में किया है। किसमें किया है? कबीरदास के छप्पे में। नभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ था? नभादास का उदय जो हुआ किस काल में हुआ था हिंदी साहित्य के? तो भक्ति काल में हुआ था। कौन सा काल में हुआ था? भक्ति काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबके हित का वचन कौन कहता है? तो कबीरदास जी सबके हित के बारे में बोलते हैं, सबके हित के बारे में कहते हैं। ये भी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहानी का अर्थ होता है तो विश्वास और प्रतीति। क्या होता है? विश्वास और प्रतीति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, नभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? स्वामी अग्रदास जी, जैसे अग्र अली भी कहते हैं, स्वामी अग्रदास जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो नभादास जी हैं। कौन है? नभादास। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विमल बुद्धि हो तासु की जो यह गुनी सरवनी धरे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो छप्पे से लिया गया है। कहाँ से? छप्पे से लिया गया है। कहाँ से? छप्पे से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये सब। नाभादास किसके शिष्य थे? तो स्वामी अग्रदास जी के। स्वामी अग्रदास जी के, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कबीरदास किस शाखा के कवि हैं? कबीरदास जी जो थे ये निर्गुण शाखा के कवि थे। कबीरदास जी जो थे निर्गुण शाखा के कवि थे। कबीरदास किस शाखा के कवि थे? निर्गुण शाखा के कवि थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सब याद रखना भाई। नभादास किस काल के कवि थे? नभादास जी जो थे, नभादास जी वो भक्ति काल के कवि थे। किस काल के थे? भक्ति काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नभादास की कविता किन 2 कवियों के बारे में है? तो नभादास जी जो लिखे हैं छप्पे, उसमें कबीरदास और सूरदास दोनों का वर्णन किया गया है। कबीरदास जी और सूरदास जी दोनों का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। अब कवित्व कहाँ से? कवित्व। अब अगर जानते हैं फटाफट आंसर देते जाओ भाई कमेंट में। तो कवित्व 5वां चैप्टर है कवित्व। भूषण की कविता निम्न में से कौन है? भूषण की कविता कौन सी है? कवित्व। भूषण क्या लिखा है? कवित्व लिखा है। कवित्व भूषण लिखा है। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? वीर रस। एकदम भूषण वीर रस, वीर रस पाया जाता है। ये भी 21 में, 22 में, 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यही लड़ेगा एग्जाम में जाके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल का वीरता का यशोगान किया गया है? तो यशोगान किया गया है तो 10 छंदों में। छत्रसाल दशक के, दशक मतलब 10, दशक 10 की पॉइंट याद रखें, 10 छंदों में। तो छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का बखान किया गया है? 10 छंदों में। कितने छंदों में? 10 छंदों में। कवित्व शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो कवित्व कौन लिखा है? भूषण जी, तो जानबे करते हैं। रीतिकाल के कवि थे और ये वीर रस पाए जाते हैं इसमें। भूषण रीतिकाल की किस धारा के कवि थे? तो रीति युक्त धारा के कवि थे। देखो मिल रहा है कि नहीं, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रीतिकाल के कवि थे। कवित्व के प्रथम पाद में
कौन सा रस है, तो कवित्व जो है उसमें प्रथम पाद में कौन सा रस है, तो वीर रस। इसमें बस वीर रस का व्यंजना किया गया है कवित्व चैप्टर में, ठीक, जिसका लेखक है भूषण जी। तो कवित्व के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना किया गया है, विभत्स रस की व्यंजना किया गया है, ठीक। भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना किया है, ब्रज भाषा में भूषण ने रचना किया है अपना कवित्व को, ठीक। छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर लिया है, तो मतलब कौन सा रूप छत्रसाल की तलवार ने धारण कर रखा है, तो रौद्र रूप। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रौद्र रूप। छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है, तो भोजन प्रदान करती है। क्या करती है, भोजन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लागती लपकी कंठ बेरनी के नागिन सी में कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है, तो शिवराज भूषण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शिवराज भूषण जो है ना, ये भूषण जी की रचना है। भूषण आ रहा है तो भूषण जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भूषण जी हो जाएगा, ठीक। भूषण ने समुद्री अग्नि से किसकी तुलना की, तो शिवाजी की, शिवाजी की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। भूषण ने समुद्री अग्नि से किसकी तुलना की है, शिवाजी की है। किसकी है, शिवाजी की। भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है, प्रथम दंड में कौन सा रस है, तो वीर रस है। और द्वितीय में क्या है, विभत्स रस है। द्वितीय पाद में कौन सा है, विभत्स रस है, और प्रथम पाद में कौन सा है, वीर रस है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जाएंगे 15। तो भूषण के द्वितीय छंद में किस रस का अभिव्यंजना किया गया है, तो रौद्र रस दिया है। इसमें विभत्स नहीं दिया है तो विभत्स नहीं लगाएंगे। रौद्र है तो रौद्र ही लगाएंगे, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तेजतम अंश पर कान्हा जिमी कंस पर जो मल्लेश वंश पर शेर शिवराज है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है, तो ये कवित्व चैप्टर से लिया गया है। कवित्व पद से ही लिया गया है, जिसका लेखक कौन है, भूषण जी हैं। कौन सी कृति भूषण की है, तो शिवा बावनी। शिवा बावनी ये भूषण जी की है। किसकी है, भूषण जी की है। कवि भूषण की उपाधि दी थी, तो चित्रकूट के सोलंकी राजा जो थे रुद्रसा, उसने भूषण जी का नाम रखा था, कवि भूषण जी का नाम रखा था, ठीक। सोलंकी राजा रुद्रसा थे, वही कवि भूषण जी का उपाधि दी थी। तो कवि भूषण जी की उपाधि कौन दी थी, कौन दिया था, तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रसा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन 18 हो गया। क्वेश्चन 19 चलते हैं। शिवराज भूषण में कितने अलंकार का निरूपण हुआ है, तो शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का वर्णन यानी कि निरूपण हुआ है। तो शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है, तो 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान है, तो 52 मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी का वीरता का बखान है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये भी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। भूषण के प्रिय नायक कौन है, छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल जी। छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था, साहू जी। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था, साहू जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये भी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था, साहू जी था, याद रखना भाई। शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं, तो 52। बावनी से याद रखो, की पॉइंट रखो याद, 52। बावनी से 52 क्या हो जाएगा, 52। तो शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं, तो 52 मुक्तक हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। छत्रसाल दशक में कितने छंद हैं, तो दशक से 10 याद रखो, दशक से 10 याद रखो। तो छत्रसाल दशक में कितने छंद हैं, तो 10 छंद हैं। कितने छंद हैं, 10 छंद हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है। भूषण के पिता का नाम क्या था, रत्नाकर त्रिपाठी। रत्नाकर त्रिपाठी। तो रात भर भूसा करता है, तो इसीलिए क्या, उसका पिता का नाम क्या हो गया, रत्नाकर त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। शिवराज भूषण किसकी कृति है, तो भूषण जी की। भूषण आ रहा है तो यहाँ भूषण आ रहा है तो ये भूषण जी की है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भूषण किस काल के कवि थे, तो रीति काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शिवा बावनी में कितने मुक्तक है, बावनी यानी कि 52 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ये भी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन लगते थे, चिंतामणि त्रिपाठी जो थे ये उनके भूषण जी के भाई लगते थे। क्या लगते थे, भाई लगते थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये भी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। शिवा बावनी में कितने वीरता का बखान किया गया है, नहीं, किसकी वीरता का बखान किया गया है, शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है, तो शिवाजी का है। किसका, शिवा बावनी में शिवाजी का। वेरी सिंपल है, शिवा बावनी में शिवाजी का वीरता का बखान किया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब चलते हैं, छत्रसाल दशक किसकी कृति है, तो छत्रसाल भूषण जी की कृति है। ये भी 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। छत्रसाल दशक किसकी कृति है, तो भूषण जी की कृति है।
तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इनका, सी हो जाएगा। अब चलते हैं चैप्टर 6, चैप्टर 5 तक सारा ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं। अब चैप्टर 6 चलते हैं। तुमुल कोलाहल कलह में, तू मिलेगा तब ना प्रसाद देंगे, तुम मिलेगा तब ना तुमको प्रसाद देंगे। तो प्रसाद से क्या हो गया, जय शंकर प्रसाद जी, प्रसाद जी यानी कि जय शंकर प्रसाद जी क्या है, इनके राइटर हैं। क्या हैं, राइटर हैं। जय शंकर जी प्रसाद क्या है, राइटर हैं। अब चलते हैं आगे पढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, जय शंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था। जय शंकर प्रसाद जी का निधन कब हुआ था, तो 1937 में इनका निधन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये 2023 में फिलहाल ही क्वेश्चन पूछा गया है। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य क्या है, कामायनी है। क्या है, जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य क्या है, कामायनी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक। तो कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है, किस कवि की रचना है, तो जयशंकर प्रसाद जी का, जयशंकर प्रसाद जी की। कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है, जयशंकर प्रसाद जी का है, ठीक। किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की है, ठीक। चीड़ विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है, तुमुल कोलाहल कलह की। तुमुल कोलाहल कलह में चीड़ विषाद मलिन दिया गया है, वहीं से ये लिया गया है, ठीक। तुमुल कोलाहल कलह से ही लिया गया है चीड़ विषाद विलीन मन की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है, तो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक असंख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब चलते हैं आंसू। आंसू जो होता है किनकी रचना है, किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद जी का। इसको याद कैसे रखें, 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि इंपॉर्टेंट है। आंसू, जब प्रसाद नहीं देता तो रोने लगता है ना बच्चा लोग, आंसू निकालने लगता है तो प्रसाद नहीं देता है, तो आंसू यानी कि प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद जी। आंसू की रचना कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जयशंकर प्रसाद जी ने कौन सी कविता लिखी है, तुमुल कोलाहल कला में। तू मिलेगा तब ना प्रसाद दे देंगे, आंसू निकलता है, आंसू भी रचना जयशंकर प्रसाद जी ने, और तुमुल कोलाहल कला में भी जयशंकर प्रसाद जी ने रचना की है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था, जन्म हुआ था 1889 में। कब हुआ था, 1889 में जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। अब चलते हैं, जयशंकर प्रसाद जी के पिता कौन थे, तो शिवरत्न साहू। कौन थे, शिवरत्न साहू। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए थे, यानी कि कितना वर्ष हुए थे जो पिता इनके नहीं रहे थे। 12 वर्ष की उम्र में जयशंकर जी गए थे। जयशंकर प्रसाद जी कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए थे, तो 12 वर्ष की अवस्था में पितृविहीन, यानी कि पिता नहीं थे 12 वर्ष की उम्र में। जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं, तो आधुनिक काल के कवि हैं। किस काल के हैं, आधुनिक काल के कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। प्रसाद जी किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा की गई है, तो कामायनी। क्या, कामायनी। तो जयशंकर प्रसाद जी की किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा की गई है, तो कामायनी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कामायनी प्रसाद जी किस प्रकार की कृति है, तो प्रबंध काव्य है। कामायनी जो है प्रबंध काव्य है। क्या है, प्रबंध काव्य है। कामायनी क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, प्रबंध काव्य है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है। झरना जो है जयशंकर प्रसाद जी की है। झरना जो है जयशंकर प्रसाद जी की है। तितली उपन्यास किनकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद जी की तितली उपन्यास रचना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सब क्वेश्चन पूछा गया है। जयशंकर प्रसाद के श्रेष्ठ भर्ता का नाम, श्रेष्ठ मतलब बड़ा भाई का नाम क्या था। श्रेष्ठ भर्ता मतलब होता है भाई, भर्ता मतलब क्या होता है, भाई। श्रेष्ठ मतलब होता है बड़ा। तो जयशंकर प्रसाद जी के बड़े भाई का नाम क्या था, तो शंभू रतन सिंह। क्या थे, शंभू रतन सिंह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है, तो कंकाल क्या है, जयशंकर प्रसाद जी की है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इनका, सी हो जाएगा। अब चलते हैं मनुष्य। अब क्वेश्चन 18 है, मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है, तो मन की चंचलता के कारण। मन की चंचलता से मनुष्य का शरीर थक जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तुमुल कोलाहल कलह में प्रसाद जी की किस कृति से ली गई है। तुमुल कोलाहल कलह कहाँ से लिया गया है, तो कामायनी से लिया गया है। कामायनी से। ये क्या है, महाकाव्य है। किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का है। तो कामायनी किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद जी ने। झरना जयशंकर प्रसाद जी ने, और आंसू जयशंकर प्रसाद जी ने। ये सभी सबसे इंपॉर्टेंट कामायनी, ये तो पूछेगा ही पूछेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक। इससे ही लिया गया है। तुमुल कोलाहल कलह कामायनी से लिया गया है। किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
क्वेश्चन 20 है, सजल जलपात में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा है? रूपक अलंकार है। क्या है? रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चातकी किसके लिए तरसती है? स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए, स्वाति नक्षत्र की पानी के लिए चातकी पक्षी, चातकी क्या है? एक पक्षी है जो पानी के लिए तरसती है, स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए तरसती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की है? तो खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद जी ने खड़ी बोली में अपनी काव्य रचना की है। देखो प्रसाद खड़े कर देता है, बोलो खड़ा हो जाओ प्रसाद देंगे, सब खड़ा हो जाता है, तो खड़ी बोली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 23 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन 24। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की यानी कि जयशंकर प्रसाद जी की है? तो झरना किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है यानी कि पूरा लिखा हुआ नहीं है? इरावती। क्या है? इरावती, इरावती, इरावती इतरा रही थी, इतरा रहा था, जयशंकर प्रसाद जी इतरा रहा था, इसलिए पूरा नहीं लिखा, अपूर्ण लिखा। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रसाद जी यानी कि जय शंकर प्रसाद जी रचित महाकाव्य का नाम क्या है? महाकाव्य क्या बताते हैं? कमायनी। इन कमायनी से ही तुमुल कोलाहल कलह लिया गया है। कमायनी महाकाव्य से तुमुल कोलाहल कलह लिया गया है, तो ये क्या है? महाकाव्य। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति है? तो सफलतम नाट्य कृति क्या है? तो सफलतम ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी। तो स्वामी जी को प्रसाद चढ़ाता है, तो प्रसाद से रिलेट करो, स्वामी को चढ़ाता है, तो ध्रुव स्वामिनी किनकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की है। और ये क्या है? नाट्य कृति है, नाट्य कृति है, नाट्य कृति है, तो ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी तो नाट्य कृति है। क्या है? जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति कौन है? नाट्य कृति है ध्रुव स्वामिनी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में, क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में। ठीक, अब चलते, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? तो छायावाद के कवि थे, छायावाद के कवि थे। किस वाद के थे? छायावाद के कवि थे जयशंकर प्रसाद जी। ये भी 2018 और 20 में पूछा गया है। अब बोलेगा धूप था, प्रसाद देंगे छाया में, चलो प्रसाद कहाँ देंगे? छाया में देंगे, तो इसीलिए छायावाद याद रख लो। कहाँ रख लो? छायावाद याद रख लो। क्या रख लो याद? छायावाद। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद साहू। अब देखो प्रसाद देवी को चढ़ाते हैं, प्रसाद देवी को चढ़ाते हैं, इसीलिए देवी प्रसाद साहू, देवी प्रसाद साहू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। हम बड़ा प्रसाद खाएंगे, छोटा प्रसाद नहीं खाएंगे, इसीलिए वाराणसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाराणसी। तो प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कंकाल, कंकाल क्या है? कंकाल क्या है? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। कंकाल क्या है? उपन्यास है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? नाट्य कृति है। बताए थे, ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? नाट्य कृति। किसने लिखा है? किसने लिखा है? तो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। नाट्य कृति है ध्रुव स्वामिनी, जो कि पूरा लिख लिया था। देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद जी के कौन लगते थे? पिता लगते थे। देवी को चढ़ाओ प्रसाद, तो पिता लगते थे। देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद जी के कौन लगते थे? पिता लगते थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता की रचयिता कौन है? तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद जी। तुम मिलो प्रसाद देंगे, तो जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कामयानी के रचयिता कौन है? तो एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, जयशंकर प्रसाद जी है। कामयानी क्या है? महाकाव्य है, तो कितना कामयानी से ही तुमुल कोलाहल कलह लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इनका? तो ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं 6 चैप्टर हम खत्म कर दिए हैं। अब चलते हैं चैप्टर 7। चैप्टर 7 का पहला क्वेश्चन है, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो पुत्र वियोग। तो पुत्र वियोग से है। किससे है? पुत्र वियोग से। पुत्र वियोग के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक, सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया? सूना सूना। पुत्र अगर चला जाएगा, तो पुत्र खो जाएगा, चला जाएगा, तो वो सूना सूना हो जाएगा, पूरा नहीं रहेगा उसका पुत्रत्व। तो क्या होगा? पुत्र वियोग में माँ का जीवन कैसा हो गया था? ऑप्शन नंबर ए, सूना सूना हो गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। माँ किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारती है? तो शीत के भय से, कहीं जार न लग जाए, ठंड न लग जाए हमारे बेटे को। ठीक, माँ किसके भय से अपने लाल को शीत न लग जाए गोद से नहीं उतारती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शीत के डर से। मैं आहसाय विवश बैठी रही, उठ गया छौना मेरा। छौना का अर्थ क्या होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है।
छौना का अर्थ क्या होता है, ये भी क्वेश्चन दिखाएंगे। लेकिन हम मैं हंसाए विवश बैठी रही, उठ गया छौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है, तो पुत्र वियोग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ये भी 2018 में 21 में पूछा गया है। ठीक, तो 2018 और 21 में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं आप सभी को। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था, तो कानपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, कानपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, कानपुर में। तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ लगाएंगे, बी। सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का एमएलए चुना गया था, किस पार्टी का एमएलए चुना गया, तो किस पार्टी का चुना गया था, तो ये कांग्रेस पार्टी का एमएलए चुना गया था। सुभद्रा कुमारी चौहान किस पार्टी का एमएलए चुना गया था, कांग्रेस पार्टी का एमएलए चुना गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवियत्री मानी जाती है, राष्ट्रीय भाव, यानी कि राष्ट्रीय भाव की कवि थी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है, तो यह प्रायश्चित नहीं है। कौन सा है, प्रायश्चित नहीं है, लेकिन नहीं बोल रहा है, यही सही हो जाएगा। बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान की है। मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान का है। त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान का है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, मुकुल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, मुकुल जो है यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुकुल वाला। ठीक, मुकुल से ही लिया गया है, मुकुल से ही लिया गया है पुत्र वियोग। क्या लिया गया है, पुत्र वियोग लिया गया है। अब चलते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान कौन सी कृति है, कौन सी कृति है, इसमें कहेंगे सभा का खेल क्या है, उनकी कृति है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान जी के साहित्य में अपने युग के मूल उद्देश्य, उसके भिन्न भिन्न रूप अपने आर्मनीहीन प्राकृतिक शैली में प्रकट हुए हैं। यह किसका कथन है, तो मुक्तिबोध। किसके हैं, मुक्तिबोध। सुभद्रा कुमारी चौहान जी के साहित्य में अपने युग के मूल उद्देश्य, उनके भिन्न रूप अपनी आमरहीन प्राकृत शैली में प्रकट हुए हैं। यह किसका कथन है, तो मुक्तिबोध जी का है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है, पुत्र की जब मृत्यु हो जाता है ना, तो मन को कैसे मनाएगा भाई, बहुत दुख होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवयित्री का खिलौना क्या है, वो तो उनका पुत्र है। क्या है, उनका पुत्र है, ए नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था, कार दुर्घटना। नागपुर से जबलपुर जा रही थी, इसी दरमियान क्या हो गया, कार दुर्घटना हो गया और सुभद्रा कुमारी चौहान जी की मृत्यु हो गई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरा, यानी कि शिक्षा अधूरा छोड़कर कौन सी कवयित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी कि राष्ट्रीय भाव की कवयित्री मानी जाती है ये सुभद्रा कुमारी चौहान। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और 2022 में ये भी वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरा छोड़कर कवयित्री कौन सी ऐसी कवयित्री थी, असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी सुभद्रा कुमारी चौहान ही थी। सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सुना सुना क्यों हो रहा था, तो उनका पुत्र असमय निधन हो गया था, असमय निधन हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय और विवश क्यों मानती थी, यानी असहाय क्यों मानती थी, क्योंकि पुत्र वियोग के कारण पुत्र नहीं रहे, उनके असमय निधन हो गया। पुत्र वियोग कविता में कवयित्री के किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा करती थी, तो देखो पुत्र के लिए ही वो पत्थर को भी देवता मान लिया, पुत्र को बचाने के लिए वो पत्थर को भी देवता मान लिया, ठीक, और पूजने लगा। तो पुत्र वियोग कविता में कवयित्री के किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा की, तो पुत्र के लिए। किसके लिए, पुत्र के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। गुलामी का नशा किसकी रचना है, तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह का है। किनकी है, ठाकुर लक्ष्मण सिंह की है, ठाकुर लक्ष्मण सिंह की है। ठीक, गुलामी का नशा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था, तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। अब चलते हैं, सुभद्रा कुमारी बिखरे मोती क्या है, तो बिखरे मोती क्या है, एक कहानी संग्रह है, कहानी बना रहा है, बिखर गया है मोती। ठीक, कहानी संग्रह है। और ये बिखरे मोती किनके द्वारा लिखा गया है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। सरोज स्मृति किसकी रचना है, तो सरोज स्मृति निराला की रचना है। किसकी रचना है, निराला की रचना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 22 क्वेश्चन इसका हो गया। अब चलते हैं 23वां क्वेश्चन में। तो कॉस्टेड वेट गर्ल स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी, महादेवी वर्मा जी। कौन थी, महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान कौन सी प्रतिनिधित्व कविता संग्रह है,
प्रतिनिधि कविता संग्रह है तो मुकुल, क्या है मुकुल, इसका बहुत इंपॉर्टेंट ये मुकुल था, सबसे इंपॉर्टेंट मुकुल ही लिखी थी सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रतिनिधित्व कविता संग्रह कौन सा है तो मुकुल है, क्या है मुकुल है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था 16 अगस्त 1904 को हुआ था, 16 अगस्त 1904 में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था, पिता वहाँ पति था तो वहाँ लक्ष्मण लगाया हुआ था, यहाँ पिता है तो ठाकुर रामनाथ सिंह, कौन था रामनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है तो पुत्र वियोग है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन बार बार आता है, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है तो मुकुल से लिया गया है, आ गया क्वेश्चन मुकुल से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। छोड़ो काम दौर कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा किस कविता का पंक्ति है तो पुत्र वियोग का है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। पुत्र वियोग किसकी रचना है, किसकी है तो सुभद्रा कुमारी चौहान की है, सुभद्रा कुमारी चौहान की है। और 30 क्वेश्चन इस चैप्टर से हो गया। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 उषा। अब देखो उषा को ओस से याद रखो, उषा ओस, ठीक। ओस शीत मतलब उसमें बहादुर लोग रहता है तभी दौड़ता है, तो बहादुर रहेगा तभी ना, बहादुर रहेगा तभी तो उस स्रोत में जाएगा, यानी कि उषा में जाएगा। सुबह उषा किसको कहता है, सुबह जो उगता है सूर्य और लालिमा दिखाई देता है, यानी आसमान में देखोगे तो लालिमा सुबह छाई हुई रहती है, उसी को उषा कहा जाता है, ठीक। इसका लेखक है, उषा का लेखक है शमशेर बहादुर सिंह, और सुबह कौन उड़ता है बहादुर आदमी, तो इसका लेखक कौन हो जाएगा, उषा का राइटर कौन हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। तो चलते हैं पहला ये क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 है इतने पास अपने शीर्षक का संकलन किस काव्य द्वारा लिखी गई है तो इतने पास अपने किसने लिखा है शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है उषा लिखा है, कौन लिखा है उषा लिखा है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है तो कवियों के कवि कहे जाते हैं इसको, कवियों के कवि, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। कवियों के कवि किसे कहा जाता है, वही क्वेश्चन उल्टा के पूछा गया है, तो शमशेर बहादुर सिंह, ये भी 2021 और 23 में क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादन किसने किया तो डॉक्टर नामवर सिंह ने किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उषा का जादू कब टूटता है तो सूर्योदय हो जाता है तब उषा का जादू टूट जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया था उर्दू हिंदी कोश का संपादन किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्यकार के समकालीन थे तो नागार्जुन साहित्यकार के क्या थे शमशेर बहादुर सिंह समकालीन थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस शतक में आनी शुरू हुई, किस शतक में आनी शुरू हुई तो दूसरा शतक में शमशेर बहादुर की रचना आनी शुरू हुई, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं, किधर हाँ आ गया क्वेश्चन नंबर 10। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी 1978 में गया था, सोवियत रूस की यात्रा 1978 में गया था। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा 1978 में गया था। अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा 1978 में सोवियत रूस की यात्रा किसने किया था तो शमशेर बहादुर सिंह ने, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत, 2022 में पूछा गया है। शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है तो उदिता किनकी है शमशेर बहादुर सिंह की है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में कौन सी देश की यात्रा किया था सोवियत रूस की, देखो ऐसे भी क्वेश्चन आ गया तो सोवियत रूस, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किया था तो इलाहाबाद से क्या किया था बीए किया था। शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किया था इलाहाबाद से बीए किया था। शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा तो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से क्या रहा संबंध रहा। शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा तो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से रहा, ठीक। उषा कविता में प्रातः काल को किसके समान बताया गया, मतलब कि बोल रहा है उषा कविता में प्रातः काल को किसके समान बताया गया तो नीले संघ के समान बताया गया, किसके नीले संघ के समान बताया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता जो है एक ही मात्र उषा चैप्टर है, उषा चैप्टर जो है प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है, तो प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन है उषा है। ये 2018 2021 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, VVI क्वेश्चन लगा लो इसको, VVI क्वेश्चन है ये, ठीक। उषा तो कहेंगे प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन है उषा है।
दूसरा शतक का प्रकाशन उदय हुआ तो 1957 में हुआ था। इसका कौन हुआ था दूसरा शतक में? शमशेर बहादुर सिंह हुआ था। कौन थे? शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? 13 जनवरी 1911 को हुआ था। 13 जनवरी 1911 को हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम था धर्म देवी। कौन थे? धर्म देवी जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? तो काल तुझसे होड़ है मेरी, काल तुझसे होड़ है मेरी, तो काल तुझसे होड़ है मेरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? तो काल तुझसे होड़ है मेरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल दे, जैसे हिल रही हो, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो उषा चैप्टर से है। किससे है? उषा चैप्टर से है। ठीक, ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में कौन सी है? टूटी हुई बिखरी हुई। कौन सी है? टूटी हुई बिखरी हुई ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। ये भी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रभात कालीन आकाश कैसा है? प्रभात कालीन आकाश कैसा था? नीले संग के जैसा। ठीक, आकाश को संग से तुलना किया गया था। किसका जादू टूटता है? तो उषा का जादू क्या होता है? टूट जाता है सूर्योदय होने के बाद। कहेगा सूर्योदय होने के बाद किसका जादू टूटता है? उषा का। ठीक, ऐसे भी पूछेगा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चुका भी नहीं शमशेर बहादुर सिंह, इनके राइटर कौन है? चुका भी नहीं शमशेर बहादुर सिंह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सुकून की तलाश किनकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह की है। शमशेर बहादुर सिंह की है। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो देहरादून में हुआ था। कहाँ हुआ था? देहरादून में हुआ था। शमशेर बहादुर जी का जन्म कहाँ हुआ था? देहरादून में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फाइनली 8 चैप्टर खत्म हो गया। 8 चैप्टर खत्म हो गया है। अब चलते हैं 9वां चैप्टर, जन जन का चेहरा एक। देखो जन जन का, सब आदमी का चेहरा एक ही है। क्या है? सब, जितना भी आदमी है सबका चेहरा एक है। लेकिन हाथी का चेहरा, गणेश जी का चेहरा देखो, गणेश जी का सूर जैसा है ना, तो इसीलिए गजानंद माधव मुक्तिबोध इसके राइटर हो जाएंगे। तो जन जन का चेहरा एक के राइटर कौन हो जाएंगे? गजानन माधव मुक्तिबोध, यानी कि गजानन मतलब गणेश जी का मुंह सबसे अलग है, तो इसीलिए क्या हो गया? जन जन का चेहरा एक। तो चेहरा एक है किसका? गजानन जी का चेहरा एक ही है, उसके जैसा किसी का चेहरा नहीं है। ठीक, तो इसीलिए हो जाएगा इसका राइटर गजानन माधव मुक्तिबोध। अब प्रश्न संख्या 1 है, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या था? तो क्या था मुक्तिबोध का पूरा नाम? गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो जन जन का चेहरा एक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मुक्तिबोध ने MA किस विषय से किया था? तो हिंदी विषय से किया था MA। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है 2023 में। फिर 2021 का क्वेश्चन है, मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ था? तो कहाँ था? स्वयंपुर। कहाँ था? स्वयंपुर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ था? तो प्रयोगवादी कवि के रूप में हुआ था गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता में किसकी रचना है? तो गजानन माधव मुक्ति का रचना है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये भी पूछा गया है 2018 में, 2019 में। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से MA किया था? कहाँ से किया था? MA कहाँ से किया था? मुक्तिबोध जी ने नागपुर विश्वविद्यालय से किया था। कहाँ से किया था? नागपुर विश्वविद्यालय से किया था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मुक्तिबोध ने नागपुर से निकलने वाले किस पत्र का संपादन किया था? तो नया खून का संपादन किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मुक्तिबोध ने दिग्विजय महाविद्यालय राजनांद गांव में प्राध्यापक के पद पर कब से काम करना आरंभ किया था? कब से आरंभ किया था काम करना? तो 1958 में। कहाँ? 58 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मुक्तिबोध ने नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में किस रूप से नौकरी की? तो पत्रकार के रूप से नौकरी की। पत्रकार के रूप से नौकरी की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मुक्तिबोध निराला किस तरह के कवि हैं? तो क्रांतिकारी कवि थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मुक्तिबोध के कविता संग्रह का नाम क्या है? चांद का मुंह टेढ़ा। चांद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध के कविता संग्रह का नाम है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नील नदी, अमेजन नदी और मसेरी नदी में वेदना से गाती हुई बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो जन जन का चेहरा एक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी।
क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब चलते हैं इधर, इसका हो गया पूरा 15 क्वेश्चन था इसका, और भी है देखते हैं, हाँ और भी इधर क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन देखते हैं। मुक्तिबोध के अनुसार ज्वाला कहाँ उठती है, तो ज्वाला जनता में उठती है, जनता से ज्वाला उठती है। ठीक, अज्ञेय द्वारा संपादित तार्शपक्त के द्वारा कवि के रूप में कौन सामने आए, तो मुक्तिबोध जी कवि के रूप में सामने आए थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। गजानन माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रथम वैश्विक विचारधाराओं के संघर्ष में आए हैं, तो अस्तित्ववाद और मार्क्सवाद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। किन्होंने पढ़ा है लंबी कविता ही लिखी, तो गजानन माधव मुक्ति का क्या है, लंबी कविता है, क्या है, लंबी कविता है, जन जन का चेहरा है। कौन सी रचना मुक्तिबोध की है, कौन सी रचना है, तो कामयानी का एक पुनर्विचार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। एक साहित्य की शायरी किसकी रचना है, एक साहित्य की शायरी क्या है, किसकी रचना है, तो मुक्तिबोध जी का है। तो ये एक साहित्य की शायरी है, डायरी, एक प्रकार की डायरी है, रचना किसने किया है, तो मुक्तिबोध जी ने किया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मुक्तिबोध के पिता का नाम क्या था, तो माधवराज मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन सी रचना मुक्तिबोध की है, तो चांद का मुँह टेढ़ा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है, तो बिहारी पुनर्मूल्यांकन। तो ये जो है ना मुक्तिबोध जी की रचना नहीं है, नई, ये सब क्या है, मुक्तिबोध जी की रचना है। ठीक, मुक्तिबोध किस शपथ के कवि थे, तार शपथ के कवि थे। मुक्तिबोध जी तार शपथ के कवि थे। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था, ये 2022 में पूछा गया है क्वेश्चन जन्म से, तो 13 नवंबर 1917 में, 13 नवंबर 1917 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27। मुक्तिबोध की माँ का नाम क्या था, पार्वती बाई। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया था, नया खून का संपादन किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सी कृति मुक्तिबोध जी की है, तो चांद का मुँह टेढ़ा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है, तो गजानन माधव मुक्ति जी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये पूछा गया प्रश्न है। मुक्तिबोध की कविता क्या है, जन जन का चेहरा, एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। कामयानी एक पुनर्विचार के रचनाकार कौन है, मुक्तिबोध जी हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फाइनली चैप्टर 9 भी खत्म हो गया। अब चलते हैं चैप्टर 10, अधिनायक। क्या, अधिनायक। तो अधिनायक चैप्टर है, तो पहला क्वेश्चन है, हरचरना किस कविता का पात्र है, तो हरचरना जो है ना अधिनायक चैप्टर का पात्र है। ठीक, रघुवीर सहाय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा उसका, सी। रघुवीर सहाय के पिता क्या थे, रघुवीर सहाय के पिता क्या थे, तो शिक्षक थे। क्या थे, शिक्षक यानी टीचर थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। रघुवीर सहाय को उनकी किस कृति की साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, कौन सी कृति के लिए रघुवीर सहाय जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो लोग भूल गए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और लोग भूल गए, इस कृति के लिए रघुवीर सहाय जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, लोग भूल गए। डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, तो ये पंक्ति किस शीर्षक कविता की है, तो अधिनायक है। बी नंबर हो जाएगा, अधिनायक का है। किसका है, अधिनायक चैप्टर का है। अधिनायक कैसी कविता है, तो व्यंग कविता है। कैसी कविता है, व्यंग कविता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है, तो आत्महत्या की विरुद्ध से लिया गया है। पूछेगा अधिनायक, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से लिया गया है, तो आत्महत्या के विरुद्ध एक पुस्तक है, उसी से अधिनायक लिया गया है। किसने लिखा है अधिनायक, रघुवीर सहाय जी ने लिखा है। ठीक, लोग भूल गए किसकी रचना है, तो लोग भूल गए किसकी रचना, रघुवीर सहाय। इसी पे इनको क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो लोग भूल गए, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था लोग भूल गए पर किनको, रघुवीर सहाय जी को। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इनका, डी हो जाएगा। रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी है, तो कौन सी, अधिनायक लिखा था। ऑप्शन नंबर क्या, सी। ठीक, अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है, तो व्यंग प्रधान कविता है। क्या है, व्यंग प्रधान कविता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका। रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं, तो आधुनिक काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, लखनऊ यूपी में हुआ था। ऑप्शन नंबर कहाँ हो जाएगा, डी हो जाएगा। और ये 2018, 19, 23 सब शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। रिपीट हो रहा है कि नहीं, 18 में जो पूछा था 19 में पूछ दिया, 19 में जो पूछा था 23 में पूछ दिया, और 26 में भी पूछ देगा भाई।
याद करके ही जाना है सब क्वेश्चन। तो रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रघुवीर सहाय एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? तो लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से किया था। लखनऊ विश्वविद्यालय से रघुवीर सहाय एमए किए थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अधिनायक कौन है? तो सत्ताधारी वर्ग। अधिनायक कौन है? सत्ताधारी वर्ग। प्रस्तुत कविता अधिनायक में हरचरना किसका प्रतीक है? तो हरचरना आम आदमी का प्रतीक है। आम आदमी का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए। हरचरना कौन था? एक आम आदमी था। ठीक, क्या था? एक आम आदमी, यानी कि एक घर का नौकर ही था। घर का नौकर नहीं कह सकते हैं, एक आम आदमी था। ये सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आम आदमी था। क्या था? एक आम आदमी था। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, एक आम आदमी होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक। अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा शतक में एक कवि के रूप में कौन सामने आए थे? तो रघुवीर सहाय जो थे ना, कवि के रूप में सामने आए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा शतक के 7 कवियों में कौन शामिल हुए? तो कौन शामिल है? तो दूसरा शतक के 7 कवि में कौन शामिल है? रघुवीर सहाय जी। कौन थे? रघुवीर सहाय जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, चलते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18, अधिनायक। अधिनायक शीर्षक कविता किस व्यंग किस पर व्यंग है? तो किस पर व्यंग है? समकालीन राजनीति पर व्यंग है। समकालीन राजनीति पर व्यंग है। ऑप्शन नंबर ए। रघुवीर सहाय किस शतक में एक कवि के रूप में शामिल हुए थे? दूसरा शतक में कवि के रूप में क्या हुए थे? शामिल हुए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लिखने के कारण शीर्षक निबंध किस लेखन की रचना है? तो रघुवीर सहाय की रचना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचरना क्या पहने हुए थे? फटा सौतन्ना कपड़ा पहना हुआ था। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन सी रचना रघुवीर सहाय की है? तो वे लोग भूल गए हैं। तो वे लोग भूल गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। रघुवीर सहाय नई दिल्ली से निकलने वाले किस अखबार के विशेष संवाददाता थे? तो बोल रहा है रघुवीर सहाय नई दिल्ली से निकलने वाले किस अखबार के विशेष संवाददाता थे? तो नवभारत टाइम्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रघुवीर सहाय किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे? तो दिनमान साप्ताहिक क्या थे? समाचार पत्र के क्या थे? संपादक थे। तो रघुवीर सहाय किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे? तो दिनमान साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे। कौन थे? रघुवीर सहाय जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दिल्ली मेरा प्रदेश किनकी रचना है? रघुवीर सहाय जी का। ये क्या है? निबंध है। दिल्ली मेरा प्रदेश ये निबंध है। आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? तो ये कविता है। आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? कविता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? 9 दिसंबर 1929 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। रघुवीर सहाय का पिताजी का नाम क्या था? हरदेव सहाय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये 2021 में पूछा गया है। रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कौन सा है? मतलब कौन सा है? तो लखनऊ में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था रघुवीर सहाय जी का? लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है? तो सीढ़ियों पर धूप में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अधिनायक के रचयिता कौन है? तो रघुवीर सहाय जी हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हंसो जल्दी हंसो कवि हैं। तो हंसो जल्दी हंसो कौन लिखा है? तो रघुवीर सहाय जी ने लिखा है। ए नंबर हो जाएगा ऑप्शन। रघुवीर सहाय किस के प्रधान संपादक थे? तो किसके प्रधान संपादक थे? दिनमान के प्रधान संपादक थे। ऑप्शन नंबर बी। रघुवीर सहाय किस कृति के रचनाकार हैं? कुछ पते और कुछ चिट्ठियों के लेखक कौन है? तो रघुवीर सहाय जी। कौन है? रघुवीर सहाय जी। ऑप्शन नंबर डी। रघुवीर सहाय किस सदी के रचनाकार है? तो 20वीं सदी के क्या थे? रचनाकार थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब चलते हैं 10 चैप्टर खत्म कर दिए। 10वां चैप्टर भी खत्म हो गया और 11वां चैप्टर में चलते हैं, सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, 11वां चैप्टर प्यारे नन्हे बेटे। अब देखो बेटे, विनोद एकदम विनोद था, एक लड़का प्यारा था, नन्हा था। विनोद कुमार शुक्ल ने इनकी रचना किया है। प्यारे नन्हे बेटे की रचना कौन किया है? विनोद कुमार शुक्ल ने। तो विनोद कुमार शुक्ल को 1999 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2023 में 20 में क्वेश्चन इससे पूछा गया है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ था? तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये भी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ था? तो कहाँ था? रायपुर छत्तीसगढ़ में। जन्म हुआ था राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में, लेकिन रायपुर छत्तीसगढ़ में ये रहने लगे थे, निवास करते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी
कविता लिखी तो प्यारे नन्हे बेटे, क्या लिखे थे, प्यारे नन्हे बेटे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कब प्रदान किया गया था? रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1992 में किया गया था, इसको दिया गया था 1992 में दिया गया था। रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया था 1992 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत कब प्रकाशित किया गया? 1971 में लगभग जय हिंद को प्रकाशित किया गया 1971 में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं, तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे विनोद कुमार शुक्ल जी, ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा था? लगभग जय हिंद, ये 1971 में इसका प्रकाशित हुआ था, और लगभग जय हिंद, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस शैली में लिखी गई है? तो वार्तालाप शैली में लिखा गया है, वार्तालाप शैली में लिखा गया है प्यारे नन्हे बेटे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। प्यारे नन्हे बेटे कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? तो नायक कहाँ का रहने वाला था? भिलाई छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे प्यारे नन्हे बेटे के कविता के नायक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल 20वीं सदी के किस दशक में एक कविता के रूप में सामने आए थे? 7वें और 8वें दशक में कविता के रूप में क्या आए थे? सामने आए थे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल की रचना महाविद्यालय साहित्य की किस विधा का संग्रह है? तो कहानी संग्रह है, क्या है, कहानी संग्रह, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल की द्वारा लिखित है? तो कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया है? तो नौकर की कमीज, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पैर पर कमरा का अनुवादन किस भाषा में हुआ है? तो इतावली भाषा में हुआ है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इतावली भाषा में पैर की कमरा किस भाषा में अनुवादन हुआ है? तो इतावली भाषा में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 16। कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? तो कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? तो सब कुछ बचा रहेगा, सब कुछ बचा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है? तो यह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यह आदमी नया गरम कोट पहनकर चल गया विचार की तरह, इनसे ही लिया गया है क्या, प्यारे नन्हे बेटे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक तार स्नेह का लंबा लकड़ी के 2 खंबे पर तना बांध हुआ बाहर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धित है? तो यह प्यारे नन्हे बेटे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था, नहीं कब हुआ था? तो कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में हुआ था, लेकिन कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 में हुआ था, 1 जनवरी 1937 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से संकलित है? तो वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चल गया विचार की तरह, इससे ही प्यारे नन्हे बेटे लिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अच्छा, मेहनत कश और औरत का कवि ने किस रूप में देखा है? तो मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा था? लोहा के रूप में देखा था, किस रूप में? लोहा के रूप में। कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? तो दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर मणिकौल ने फिल्म बनाई थी? मणिकौल ने किस कृति पर विनोद कुमार शुक्ल की फिल्म बनाई थी? तो नौकर की कमीज, नौकर की कमीज पर एक फिल्म बना दी थी मणिकौल की फिल्म, ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पत्नी बिटिया को क्या करती है? तो समझाती है। तो पत्नी जो होती है ना समझाती है, और जो होता है ना पिता क्या करता है? सिखाता है। पिता क्या करती है? पिता क्या करता है? सिखाता है। तो बिटिया को पिता क्या करता है? सिखाता है, और पत्नी क्या करती है? समझाती है। ये पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए याद रखना भाई। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो कर्म का प्रतीक है। किसका है? कर्म का, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। प्यारे नन्हे बेटे को रचिता कौन है? तो प्यारे नन्हे बेटे को के रचिता कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी, विनोद कुमार शुक्ल जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्यारे नन्हे बेटे का रचिता विनोद कुमार शुक्ल जी हो जाएंगे। ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संकलन से ली गई है? तो वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नौकर की कमीज क्या है? तो नौकर की कमीज एक उपन्यास है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब चलते हैं 11 चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया, और चलते हैं 12वां चैप्टर जिसका नाम है हार जीत।
क्या है, हार जीत। अब चलते हैं हार जीत। हार जीत के राइटर कौन है, अशोक वाजपेयी। देखो अशोक वाजपेयी, तो हार जीत चैप्टर के राइटर कौन है, अशोक वाजपेयी। चलो पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति निम्न में कौन रहे, तो अशोक वाजपेयी रहे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये भी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। साम्यवादी किससे लड़ रहा है, साम्यवादी किससे लड़ रहा है, तो पूंजीवादियों से लड़ रहा है, पूंजीपतियों से लड़ रहा है साम्यवादी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की, राज्य की सेवा किस रूप में की, भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में किया। भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में अशोक वाजपेयी ने क्या किया, सेवा किया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ था, तो सागर मध्य प्रदेश, सागर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के सागर में तो मूल निवास हुआ था अशोक वाजपेयी जी का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसकी विजय हुई, सेना की हुई या नागरिकों की। पंक्ति किस पार्ट से ली गई है, यह पंक्ति जो है ना किस पार्ट से ली गई है, तो हार जीत चैप्टर से लिया गया है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहीं नहीं वहीं कविता संकलन यानी कि संग्रह किसके द्वारा रचित है, तो अशोक वाजपेयी द्वारा है। किसके द्वारा, अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी है, तो हार जीत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अशोक वाजपेयी की माँ का क्या नाम था, तो बताएंगे निर्मला देवी। क्या था, निर्मला देवी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, निर्मला देवी। अशोक वाजपेयी जी की जो माँ थी उनकी क्या नाम था, तो उनका था नाम निर्मला देवी जी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था, दुर्गा छत्तीसगढ़ में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हार जीत कविता वाजपेयी के लिए कविता संकलन से लिया गया है, तो हार जीत कहाँ से, कहीं नहीं वहीं से लिया गया है। अब ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हार जीत कौन सी कविता से लिया गया है, तो कहीं नहीं वहीं से लिया गया है, कहीं नहीं वहीं से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए किया था, तो सागर विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया था, बीए किया था। अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से एमए किया था, तो ये सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से किया था एमए, सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से किया था एमए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है, तो गद्य कविता है। क्या है, गद्य कविता है। क्या है, गद्य कविता। पहला एक गद्य कविता है हार जीत। ये भी 2022 में 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं, अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं, तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से हिंदी विश्वविद्यालय के क्या रहे, तो कुलपति रहे। तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहा है, उत्सव कौन मना रहा है हार जीत कविता में, उत्सव मना रहा है शासक दल लोग, शासक दल लोग को क्या मना रहा है, उत्सव मना रहा है। ठीक, हार जीत कैसी कविता है, तो गद्य कविता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गद्य कविता। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, VVI क्वेश्चन है। ठीक, गद्य कविता। हार जीत क्या है, गद्य कविता है। तो 16 क्वेश्चन हो गया है। अब चलते हैं 17वां क्वेश्चन। हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है, तो हाड़ का प्रश्न उठाया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था, कहाँ रह करके स्वतंत्र लेखन किया था अशोक वाजपेयी ने, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली में रह करके। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली में रह करके। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दिल्ली में रह करके। कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है, उम्मीद का दूसरा नाम। क्या है, उम्मीद का दूसरा नाम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक पतंग अनंत में किसकी रचना है, तो अशोक वाजपेयी जी का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कौन सा काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है, तो क्या नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ये नहीं है। क्या है, ये नहीं है। तत्पुरुष किसकी रचना है, तत्पुरुष जो है ना कौन लिखा है, तो अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इबारत से गिरी मात्राएं, इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है, तो अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। वे उत्सव मना रहे हैं, इनमें से वे किसके लिए आया है, ये किसके लिए आया है, तो नागरिकों के लिए। किसके लिए, नागरिकों के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। महाकाव्यला क्या है, नहीं, हाँ, मशक वाला क्या कर रहा है, तो मशक वाला क्या कर रहा था, सड़क को सींच रहा था। मशक वाला सड़क को सींच रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, तो 16 जनवरी 1941 में हुआ था। 16 जनवरी 1941, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था, परमानंद वाजपेयी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है, कौन सी कृति नहीं है इसमें,
तो कोणार्क नहीं है, कोणार्क नहीं है, ये नहीं है, लेकिन नहीं बोल रहा है तो यही सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन ये सब है, क्या है, ये है, ठीक। तो कोणार्क नहीं है, यही सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है, तो कवि कहा गया, तो कवि कह गया, तो कवि कह गया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हार जीत कविता के रचयिता कौन है, तो अशोक वाजपेयी जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था, पूर्वाग्रह पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। घास में दुबला आकाश किसकी कृति है, तो अशोक वाजपेयी जी का है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं, तो आधुनिक काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये 23 में 20 में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। अब चलते हैं आगे चलते हैं। तो 12 चैप्टर खत्म कर दिए, लास्ट चैप्टर बचा है गांव का घर। गांव का क्या है, घर। तो गांव का घर, गांव में लोग रहता है तो ज्ञाने देता है, इसलिए इसका राइटर कौन हो जाएंगे, तो ज्ञानेंद्र पति जी। क्या हो जाएंगे, ज्ञानेंद्र पति जी। और चलते हैं, पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज में जैसे खो गए हैं पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है, तो गांव के घर से है। किसके है, गांव से घर से है, गांव का घर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थल कहाँ है, तो गोड्डा झारखंड में, गोड्डा झारखंड। ऑप्शन नंबर ए। ज्ञानेंद्र पति के माता पिता का नाम क्या है, तो माता का नाम क्या था, निर्मला। पहले क्या दिया है, माता दिया है, तो माता का नाम था सरला देवी, एवं पिता का नाम था देवेंद्र प्रसाद चौबे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे, तो कौन सा प्रशासनिक पद पे थे, काराध्यक्ष अध्यक्ष पे थे। कौन से थे, काराध्यक्ष पे थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पंचायती राज में क्या खो गया है, तो पंच खो गया है, पंच परमेश्वर खो गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2000 कितने 2021 में 22 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका। ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए थे, तो कारा अध्यक्ष पर पदस्थापित हुए थे। ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी, तो गांव का घर लिखा। ये क्वेश्चन भी 2021 और 22 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि हैं, तो आधुनिक काल के कवि थे। ज्ञानेंद्र पति जी किस काल के कवि थे, आधुनिक काल के कवि थे ज्ञानेंद्र पति जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ज्ञानेंद्र पति 20वीं सदी के किस दशक में उदित हुए हैं, तो 8वें दशक में क्या हुए थे, उदित हुए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ज्ञानेंद्र पति के पिता का नाम क्या था, देवेंद्र प्रसाद चौबे थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ज्ञानेंद्र पति बीए तथा अंग्रेजी में एमए किस विश्वविद्यालय से किए, तो पटना विश्वविद्यालय से क्या थे, बीए किए थे और एमए किए थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ज्ञानेंद्र पति ने हिंदी में एमए किस विश्वविद्यालय से किए थे, तो बिहार के विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से किए थे। कहाँ से किए थे, बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से किए थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ज्ञानेंद्र पति को उनकी किस रचना के लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो संशय आत्मा उनका एक रचना था। उन्हीं रचना की वजह से इनको 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था संशय आत्मा के लिए। तो ये भी पूछेगा 2006 में मिला था। कब मिला था, 2006 में मिला था, ठीक। किनको मिला था, ज्ञानेंद्र पति जी को मिला था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। गाँव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती, तो लोकगीत का सुनाई पड़ रहा है, खाली डीजे ऑर्केस्ट्रा सब बजता है, ठीक। लोकगीत की धुन सुनाई नहीं देता है गांव में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ज्ञानेंद्र पति की रचना एक चक्रानगरी क्या है, तो काव्य नाटक है। एक चक्रानगरी इनके क्या थे, काव्य नाटक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की नहीं है, थोड़ी सी जगह ये नहीं है, थोड़ी सी जगह ये नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति जी की है, तो गंगा तट क्या है, ज्ञानेंद्र पति जी की है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आँख हाथ बनते हुए कविता किस काव्य की रचना है, तो ज्ञानेंद्र पति जी की है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गांव के घर के भीतर आने से पहले किसे खांस कर आना पड़ता था। पहले क्या होता था, गांव में बुजुर्ग जब आते थे तो खांस करके आते थे, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, बी। सर्कस का प्रकाश बलौआ शहर से कितनी दूर आने वाला है, तो 10 कोस दूर से आने वाला है सर्कस का बलौआ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। संशय आत्मा किसकी कृति है, तो ज्ञानेंद्र पति जी की है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है, ठीक। और इनसे ही लिया गया है गांव का घर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। ऑप्शन नंबर ए। दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं, तो बूढ़े ग्वाल दादा के हैं, बूढ़े ग्वाल दादा के हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर सी होगा।
तो ज्ञानेंद्रपति का काव्य नाटक है, तो ज्ञानेंद्रपति का काव्य नाटक एक चक्रा नगरी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ज्ञानेंद्रपति का जन्म कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1950 को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, ज्ञानेंद्रपति को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था, तो 2006 में संशयात्मा के लिए मिला था, 2006 में संशयात्मा में मिला था, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। गांव का घर कविता के कवि है, तो ज्ञानेंद्रपति जी हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गांव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया है, तो संशयात्मा से लिया गया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ज्ञानेंद्रपति को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, संशयात्मा। एक ही क्वेश्चन को 10 बार पूछ रहा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये संशयात्मा। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ज्ञानेंद्रपति का जन्म कहाँ हुआ था, झारखंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, झारखंड में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कवि ने कहा क्या है, तो कवि ने कहा ये क्या है, कविता संग्रह है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। तो फाइनली पूरा चैप्टर खलास कर दिए यहाँ से यहाँ तक। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, और एग्ज़ाम में जाके फोड़ दीजिए, मतलब यहाँ से बाहर नहीं आएगा, मतलब यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।